इस वीडियो में हम लोग मोतीलाल ओसवाल जो कि एक फ़ंड मैनेजिंग हाउस है, उन्होंने जो ब्रोकरेज रिपोर्ट यूपीएल के ऊपर निकाली है उनके चौथी तिमाही के रिजल्ट्स के आधार पे उसका विश्लेषण करेंगे। एंड उसके बेसिस पे ये जानने का ट्राई करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल ने अपने व्यू पॉइंट में उस यूपीएल को इन द लॉन्गर रन किस टाइप का व्यू पॉइंट रखा है। क्या उसे बाय करने को बोला है, होल्ड करने को बोला है या सेल करने को बोला है। ये रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल ने 23 मई 2020 को निकाला ऑन द बेसिस ऑफ Q4 रिजल्ट्स। इन Q4 रिजल्ट्स का अलग से एनालिसिस मैंने एक वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है, जिसका लिंक मैं कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो की शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने ब्रोकरेज रिपोर्ट में क्या बोला। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट इन्होंने 23 मई 2020 को निकाली थी और फोर्थ क्वार्टर FY20 के रिजल्ट्स अपडेट के बाद निकाली है। तो इन्होंने करंट मार्केट प्राइस यूपीएल का अभी 371 है, इन्होंने टारगेट प्राइस 424 रुपये का रखा है, जो कि 14% अपसाइड है। इन्होंने जो व्यू रखा है वो न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इनका जो आप देखेंगे, इन्होंने ब्रोकरेज रिपोर्ट के एकदम एंड में इन्होंने बताया हुआ था कि ये जब तक आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ग्रेटर देन 15% ना हो, ये बाय व्यू नहीं देते। अगर सेल तब देते हैं जब लेस देन -10%, मतलब -10% से ज़्यादा के डाउनसाइड इनको दिखते हो। और अगर इनको व्यू लगता है -10% से 15% के अंदर अंदर है तो ये न्यूट्रल व्यू रखते हैं। तो ये दोस्तों, वापस चलते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया था। तो पहली चीज़ जो इन्होंने बताई वो ये बताई कि ऑल ओवर वर्ल्ड इनका जो रेवेन्यू था वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इनको देखने को मिली। इनके रेवेन्यू में 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली और इनके एबिडा में 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। बट इन्होंने एक जो थोड़ा चिंताजनक बात बताई वो ये बताई कि इस कंपनी का डेट बहुत हाई था, जो कि इनके लिए एक कंसर्न है। फिर इन्होंने बताया कि यूपीएल लिमिटेड इंक्लूडिंग एरिस्टा दोस्तों एरिस्टा लाइफ साइंसेस को यूपीएल ने पिछले साल यानी 2019 में एक्वायर किया था कम्प्लीटली। तो इन्होंने ये बताया कि इन्होंने ओवरऑल रेवेन्यू 111 बिलियन का पोस्ट किया, जो कि करीब करीब 31% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था। रिपोर्टेड एबिटा स्टूड एट 21.7 बिलियन, जो कि करीब करीब 17% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ था। इनका जो एबिटा ग्रोथ था दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू 300 बेसिस पॉइंट कंट्रैक्शन इन ग्रॉस मार्जिन्स टू 43.9%। मतलब जो ग्रॉस मार्जिन है वो 3% कम हुआ था, जिसकी वजह से इनका एबिटा थोड़ा सा लिमिटेड रहा। एबिटा दोस्तों आपको पता होगा कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब सारे अर्निंग्स आपका जो नेट ऑपरेटिंग अर्निंग होता है, ये काइंड ऑफ एबिटा उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि ऑन लाइक टू लाइक बेसिस रेवेन्यू ग्रो 26%, वॉल्यूम ग्रोथ वॉज 29%, जो प्राइस था वो -2% ग्रो किया। जो एक्सचेंज इम्पैक्ट दोस्तों बेसिकली होता है कि सिंस यूपीएल का बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में पड़ा हुआ है, तो जो भी पैसा वो वहाँ दूसरे देशों के करेंसी में कमाते हैं उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उनको एक्चुअल पैसा मिलता है। तो अगर पिछले साल में रुपया कमज़ोर हुआ है डॉलर से, तो इनको एक्सचेंज इम्पैक्ट इसलिए -2% का देखने को मिला। बाकी इन्होंने इसके बाद कुछ चीज़ें बताई है कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ वाज विटनेस्ड अक्रॉस रीजन्स, नॉर्थ अमेरिका 45%। मतलब ये सारे डिटेल्स दोस्तों मैंने आपको मेरे Q4 रिजल्ट्स के एनालिसिस में भी बताया था। इसके बाद इन्होंने जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उससे कुछ हाइलाइट्स शो किए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन बैनिंग 25 पेस्टिसाइड्स इन इंडिया वुड नॉट इम्पैक्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स। एंड देन इन्होंने 20 जो फ्यूचर साल है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, उसके लिए बताया कि इनका जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट सिनर्जी ऑफ $150 मिलियन, रेवेन्यू सिनर्जी ऑफ $200 मिलियन एंड कैपेक्स होता है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए जो कैपिटल आपको एक्स्ट्रा बिजनेस में डालना होता है, तो दैट विल स्टैंड मोर और लेस अराउंड 260 से 275 मिलियन। बट एक चीज़ जो अच्छी इन्होंने बताई वो ये थी कि यूपीएल अपना नेट डेट रिड्यूस करने का एम कर रहा है अगले साल में। तो ये लोग नेट डेट टू एबिटा को 2x से कम करके 2.9x से कम करके 2x पे लेके आना चाह रहे FY21 में। इसके बाद इन्होंने वैल्यूएशन पे बात की दोस्तों। वैल्यूएशन के लिए इन्होंने ये कहा है कि यूपीएस FY20 रेवेन्यू एंड एबिटा ग्रू 13% एंड 18% रेस्पेक्टिवली। एडिशनली नेट डेट रिड्यूस्ड बाई INR 44 बिलियन इन FY20। मतलब इन्होंने बोला कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020 था उनमें इनका जो टोटल डेट था वो 44 बिलियन कम हुआ है। बट इस डेट को कम करने के लिए दोस्तों यूपीएल ने 30 बिलियन परपेचुअल बॉन्ड्स के थ्रू रेज़ किए हैं। तो अगर आप परपेचुअल बॉन्ड्स को भी एज अ डेट कंसिडर करें तो जो नेट डेट कम हुआ है वो सिर्फ 12 बिलियन का कम हुआ है। दस इनका जो अभी भी जो डेट है दैट इज़ वेरी हाई आफ्टर अरिस्टा एक्विजिशन, जो कि बहुत ही कंसर्निंग फिगर है अकॉर्डिंग टू द मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज रिपोर्ट। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इन्होंने इनके जो फ्यूचर एस्टिमेट्स है वो कैसे बताएं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो इन्होंने जो वैल्यूएशन एस्टिमेट्स लगाए हैं, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 2020 का वैल्यूएशन हमें पता है जो कि 9.8 पीई में ट्रेड कर रहा है। इन्होंने जो वैल्यूएशन एस्टिमेट्स लगाए हैं वो 2021 और 2022 में प्राइस टू अर्निंग्स में वैल्यूएशन इनके इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बट हाँ इनका शेयर प्राइस इंक्रीज़ इसलिए करेगा क्योंकि इनकी अर्निंग्स एक्चुअली इंक्रीज़ करेगी। तो प्राइस टू अर्निंग तो सिर्फ थोड़ा सा कम ही हुआ है, बट अर्निंग्स ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, इसलिए शेयर प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगा। फिर भी डिविडेंड यील्ड ये लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि थोड़ा बेटर होगा। तो आप में से जो भी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि डिविडेंड यील्ड देख के इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग देख सकते हैं इस डायरेक्शन में। इसके बाद दोस्तों इन्होंने प्रॉपर्ली फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह ही इनकी डाली हुई है, जो कि आपको स्क्रीनर पे भी मिल जाएगी और मैंने आपको अपने एनालिसिस वाले वीडियो में भी बताई थी। मोर और लेस इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपने ब्रोकरेज रिपोर्ट में यही दिया है। बाकी कुछ कुछ की पॉइंट्स बताएं जो कि इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है मैनेजमेंट के साथ, उसमें इन्होंने बताए हुए हैं। इन्होंने एक दो चीज़ें जो मुझे इस मतलब की पॉइंट में थोड़ी सी अच्छी लगी, वो ये लगी थी कि जैसे आप देखेंगे कि FY20 में इनका जो इन्वेंट्री डेज था वो कम था कंपेयर टू FY9, बस स्टिल इनका जो एफिशिएंसी था वो इतना अच्छा था कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो ये चीज़ एक अच्छा व्यू है कि FY20 में इन्होंने करीब बस 81 दिन काम किया, पिछले साल 109 दिन किया था, फिर भी इनका रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह इतना ज़्यादा रहा। देन उन्होंने बोला कि यार UPS प्रोडक्ट cater to a diverse range of crops with no crop accounting for more than 12-15% of sales। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। आप समझिए कि UPL जो एग्री बिजनेस में है, उस बिज़नेस में बहुत सारे डिफरेंट काइंड के जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। तो इनका कोई भी प्रोडक्ट मतलब सारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों के फसलों पे अपना प्रोडक्ट के बेचते हैं। तो किसी भी सिंगल प्रोडक्ट पे इनका 12 से 15% से ज़्यादा का सेल्स डिपेंड नहीं करता। तो मतलब किसी साल अगर किसी एक प्रोडक्ट की फसल की उपज कम भी हो या लोग उस फसल को उगाने का डिसाइड ना करे कि आज इस साल ये फसल नहीं उगाएंगे, तो भी इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो इनका जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो तीसरा पॉइंट बताया कि UPL एक्वायर्ड ए कंपनी इन चाइना विथ नेम ऑफ लाउटिंग यूलू विच हैज़ मोर देन 150 प्रोडक्ट्स। तो इनका एक्विजिशन वगैरह ये लोग रेगुलरली कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको इन द फ्यूचर रन में मेरे हिसाब से बहुत फ़ायदा मिलना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये पूरा का पूरा ब्रोकरेज रिपोर्ट का एनालिसिस कैसा लगा। मोतीलाल ओसवाल के ब्रोकरेज रिपोर्ट के बेसिस पे आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, बट हाँ आपका डिसीजन हमेशा आपके रिसर्च के बेसिस पे ही होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, ये चैनल के थ्रू मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहीं से भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आपका डिसीजन आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के थ्रू और आपके खुद के रिसर्च के बेसिस पे ही होना चाहिए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आप उन लोगों तक भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। धन्यवाद।